हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी तक मैंने लगभग 3 वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम रेडिएशन फार्मूले को यूज़ करके किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके इक्वेशन को हमने आपको बताया। आज हम लोग उसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से काफ़ी मेल खाता है। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो हर्ट्स ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे उससे काफ़ी हद तक मेल खाता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम आप बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बात करते हैं। यानी किसी भी मेटलिक सरफेस के ऊपर अगर लाइट को डाला जाए, एनर्जेटिक रेडिएशन को डाला जाए, तो उस मेटलिक सरफेस के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस सरफेस से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। द इमिशन विल बी पॉसिबल और नॉट बी पॉसिबल। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो उसी चीज को हम आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का हेल्प लेके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को बता रहे हैं। देखिए क्या था, मैंने आपको बताया कि जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h nu minus nu naught, where h is the Planck constant, nu is the frequency of incident radiation या light, and nu naught is the threshold frequency और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अब इससे क्या क्लियर हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। किसी भी मेटल के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगा कि उस मेटलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इस इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है। इस इक्वेशन में कहीं भी इंटेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है। इससे यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर एमिट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। उसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही रखकर उसके ब्राइटनेस को बढ़ा दोगे, अगर आप ये उम्मीद करोगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो नहीं बढ़ने वाली। और यही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोलता है और यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी आपको बताता है। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब यह हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं सरफेस, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी इट्स ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एंड सेकेंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटलिक सरफेस। इन दो चीजों से डिसाइड होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और इस इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल is independent of intensity, independent of intensity।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू या हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी ये बोलता है कि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अगर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो ऐसा नहीं मिलता है। एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो बाहर एमिट हो रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। उस पर गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूरी तरह से मेल खाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट, अब किसी भी मेटलिक सरफेस से के ऊपर अगर लाइट को डाला जाए तो वो क्या, वो लाइट के डालने से उस मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा? अगर एमिशन होगा तब हम बोलेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है। एमिशन नहीं हो रहा मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर रहा है। तो ये डिसाइड किससे होगा? ये दो चीज़ों से डिसाइड होगा। पहला, उस पर कितनी लाइट डाला जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और जिस मेटल पर डाला जा रहा है उसका वर्क फंक्शन या उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है। तो दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is depend on frequency of incident light and cutoff frequency of the metal। cutoff frequency इसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द एच। इसको मल्टीप्लाई करो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो दैट मीन्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इससे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किससे डिसाइड होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। इन दोनों के डिफरेंस से डिसाइड होगा कि एमिशन होगा कि नहीं होगा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस और नॉट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। देखिए, अब अगर हम ग्राफ थोड़ा प्लॉट करें, काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दैट मीन्स ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा? तो ये जो ग्राफ है, यही ग्राफ जो है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के बीच का डिफरेंस है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि हमारा हाइगेंस वेवफ्रंट थ्योरी ये बोलता है कि अगर लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा दिया जाए तो उस मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर एमिट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये नहीं बताता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना है। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लाइट की इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये ग्राफ थोड़ा ऐसा जाएगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर जितनी थी उतनी ही रहेगी, चाहे उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को कितना भी आप बढ़ा दो। तो दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electrons is only depend on the frequency of the incident light and threshold frequency of the metal।
इन दोनों के डिफरेंस से डिसाइड होगा कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे इसके बाद। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन केस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली डिपेंड ऑन द frequency of the incident light and threshold frequency of the metal और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, दैट्स ऑल। इसके अलावा और किसी पर डिपेंड नहीं करता। उसकी ब्राइटनेस को या इंटेंसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। यही आपका आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे मेल खाता है, ठीक है। जबकि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात नहीं थी। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसको हम लाइट को क्वांटम नेचर, यानी लाइट के पास अपनी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, यानी एटॉमिक डोमेन में या माइक्रोस्कोपिक लेवल में एटम जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है क्वांटाइज फॉर्म में करता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। यानी नेचर में एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, जैसे कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं, है ना, सेम वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। और ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसका मतलब ब्राइटनेस को आप बढ़ाते जाओ लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर जितनी है उतनी रहनी होगी, न कम न ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी के इज एच को मल्टीप्लाई करते हो तो एच न्यू इज एच न्यू नॉट। जैसे कि आपको मालूम है दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स कैपिटल ई माइनस और ये हो गया वर्क फंक्शन। इन दोनों के डिफरेंस से जो मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इनके एनर्जी डिफरेंस से डिसाइड होगी। चलिए केस नंबर वन, इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन टू फाई नॉट, यानी उस मेटल पर जो लाइट डाल रहा हूं इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है और ये जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी बता देगा, थ्योरेटिकली ये बता सकते हैं क्या है कि अगर जो लाइट जिस मेटलिक सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है, दैट इज द लेस देन टू द वर्क फंक्शन, तो ये क्या होगा एच न्यू लेस देन टू एच न्यू नॉट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट न्यू इज न्यू नॉट। तो ऐसा बोल सकते हैं केस नंबर 1, इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और the frequency of the incident light is less than to the cutoff frequency और threshold frequency, तब क्या होगा देखिए, ये तो क्या होगा, that means kinetic energy E माइनस फाई, ये छोटा है बड़ा है, that means ये आएगा नेगेटिव, then kinetic energy will be नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो that means इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ in this condition photoelectric effect will not possible या photoelectric emission will not possible। तो ये सब लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे पूरी तरह से ये आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मेल खाता है और उसी को बता रहा है और सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन किया गया है द क्वांटम नेचर ऑफ द रेडिएशन, यानी लाइट को क्वांटम नेचर का मानकर, यानी पार्टिकल नेचर मानकर। तो केस नंबर 1 क्लियर हुआ। अगर किसी भी मेटल का, अगर जिस मेटल पर हम लाइट डाल रहे हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है और हम जो लाइट डाल रहे हैं उसकी एनर्जी कम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस मेटलिक सरफेस के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को
पकड़कर बाहर निकाल सके, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो एमिशन को पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द एमिशन को पॉसिबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केस नंबर टू, इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, या फिर हम लिख सकते हैं एच न्यू इज ग्रेटर देन टू द एच न्यू नॉट। मैंने पहले लिखा दिया न्यू और न्यू नॉट क्या है, तो ये फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा? इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब मेरे पास जो लाइट की जो एनर्जी है उस मेटल की जो भी वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैं जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूँ उस फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? तो इन दिस कंडीशन द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ई माइनस ये है फाई नॉट, ये लार्जर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू, तो दैट मीन्स पॉजिटिव। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एमिशन होगा, इधर एमिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल पॉसिबल। और केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 हमको यह बताता है आपके पास जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है E इज जस्ट इक्वल ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आपके पास जो लाइट या जो फोटोन है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द जस्ट इक्वल ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उस मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो रखते हैं इसको एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, कैंसिल, तो न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। इस इक्वेशन में अगर आप इस बात को रखोगे तो देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी विल बी ये दोनों सेम हो गए, ये एच न्यू नॉट, तो दैट 0। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि आपके पास एनर्जी उतनी एनर्जी जितनी की उस मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो दैट मीन्स द होल एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी कंज्यूम्ड इन फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि पूरी एनर्जी कहां खर्च हो गई? द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। अब फोटोन के पास कोई एनर्जी तो बची नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? द होल एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी spent in form of work function according to the equation k is equal to 0। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अब उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। यानी मैंने आपको बताया कि किसी भी मेटलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटलिक सरफेस, किसी भी मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेंज होता है, जब मिनिमम 0 मैक्सिमम होता है k मैक्स, इनके बीच में होता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है इन्हीं के बीच होती है ना। तो उस कंडीशन में ये वाला रूल फॉलो होगा। कौन सा? ये कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो ये इसको यहाँ रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। यानी इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी, इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इस कंडीशन में भी नहीं होगा। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लेट जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं तो उसकी ओर अट्रैक्ट थोड़ा सा
माइक्रो लेवल पर करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम नेचर पर बेस्ड था, इसका एक्सप्लेनेशन बताया और इसके लॉज बताया। तो इसमें तीन बातें हैं स्टूडेंट, कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द electron does not depend on the intensity of the light, and second is the kinetic energy of the emitted electron from the surface of the metal is only depends on frequency difference between the incident light and threshold frequency of the metal। यानी किसी भी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किसके फ्रीक्वेंसी? जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, और जिस मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इन दो चीजों से डिसाइड होता है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो टाइप के ग्राफ के बारे में आपको बताऊंगा। एक आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? देन वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मेटेरियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल विथ इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएं, सॉरी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएं, यानी जो उस मेटल पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तो उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा, उसका ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा। और दूसरा ग्राफ मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर चुके हैं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, उसका भी ग्राफ। तो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को के हेल्प से मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी जो गिरती है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द सम ऑफ द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये दो। इसी को फिर मैंने आगे बढ़ाया था, इसका बाउंड्री कंडीशन के थ्रू मैंने फाई नॉट की वैल्यू निकाला था। तो ये तमाम चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यानी फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस ग्राफ को हेल्प लेते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, देखिए के लिखूंगा स्टूडेंट, उसके बाद हाँ ठीक है बराबर है, ठीक है, के को ये एच न्यू माइनस फाई नॉट, देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं। और फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? द फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इट इज गिवन, इसको ऐसा दिया जा सकता है एच न्यू नॉट। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि मुझे जो ग्राफ खींचना है, अब देखिए मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसके पहले थोड़ा इसका सिंपल अलजेब्रा के बारे में जान लेते हैं। आपको मालूम है कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द वन डायमेंशनल इक्वेशन। वन डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इसमें x और y पर जो मैक्सिमम पावर है, दिस मैक्सिमम पावर कितना है? इज 1। इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो ये फिर डिफरेंट कर्वेचर फॉर्म में आ जाएगा, या तो पैराबोलिक होगा या तो इलिप्स होगा, ये सर्कल होगा या इलिप्सॉइड होगा, जो भी है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है अलजेब्रा में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, पहले आप ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट कर रहा हूं, और इसी ग्राफ को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस, ये आपको नॉलेज होगा कार्टेशियन फॉर्म में, अच्छे से समझ लीजिए। पहले मैं इसको ग्राफ कर रहा हूँ, ये m क्या बताता मैं अभी आपको बताऊँ, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन।
वन डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो ये x और ये y है, इसको सिंपली x लिखते हैं और ये y। ओके, ठीक है। और ये जो होता है इंटरसेप्ट होता है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस में कट करता है कि नेगेटिव एक्सिस में, ये डिपेंड करता है यहाँ के प्लस और माइनस से। तो पहले मैं प्लस लेता हूं तो इसके इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखिए ये ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है। अगर ये c इक्वल टू 0 होता तो मैं ये ओरिजिन से ले आता, लेकिन ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो ये इस टाइप हो जाएगा। तो ये y और ये जो है स्टूडेंट, ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये y एक्सिस को, y को नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा y एक्सिस पर ये c, दिस इज द c। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर अगर माइनस होता तो इसको कैसे लिखता है स्टूडेंट, अगर ये माइनस होता तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता, ये इंटरसेप्ट सी इधर आ गया। तो अगर ये प्लस होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ठीक, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए अब इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं, चलिए इससे, फिर इससे इसको मिटा के ये आपका हुआ, फिर से कर रहे, देखिए ये हो गया आपका x और ये हो गया y, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखो इसको कंपेयर करो, यहां पर अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, देखिए ये x है और ये y है, तो ये अगर ऐसा जा रहा है तो इसका जो इंटरसेप्ट हुआ ये हुआ आपका c, -c हो जाएगा। और यही अगर ये इधर ऐसा जाता तो ये हो जाएगा +c। तो यहां अगर -c है तो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, नीचे से जाएगा, नेगेटिव एक्सिस से, y के नेगेटिव एक्सिस से इंटरसेक्शन करेगा, या इसको यहां से काटेगा, और ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये जो है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव एक्सिस से इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये चीज हुआ। ठीक है, अब चलिए, और ये जो है स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ये होगा m, और इसको हम लोग कभी कभी टेन थीटा भी बोलते हैं। ये स्लोप बताता है कि ये इस बेस एक्सिस से कितना एक्सिस बना रहा है। तो स्लोप मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक्स एक्सिस से कितना स्लोप है, कितने एक्सिस पर ये इंक्लाइंड है, इसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सिंपल वन डायमेंशनल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये स्लोप के बारे में बात कर रहा है, या इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये y और x वेरिएबल, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द y, वैल्यू ऑफ द y। अब इसी को इसमें फिट कर देते हैं, देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अब x की जगह अपन क्या रखेंगे, ये x न्यू से रिलेटेड है, तो यहां पर लिखेंगे x की जगह न्यू। ठीक है, x काट देंगे, और यहां पर k की जगह y, अब यहां पर k की जगह मिटा के मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और किसके लिए ग्राफ, और कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहां पर -φ0 है और यहां पर c है, इसका मतलब ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। देखिए इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगा, ये ऐसा, ये y यानी इस एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इसको लिखते हैं a और ये b, और यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन न्यू नॉट से थोड़ा भी बढ़ाओगे तो ये जो है ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी अगर आप सप्लाई कर दोगे मेटल को, तो उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वो भागने लगेंगे। ठीक है,
अब इसको कोरिलेट करो तो ये इंटरसेप्ट बता रहा है, यानी फाई नॉट यहां बता रहा है, ये फाई नॉट, ठीक है। और स्लोप क्या है, ये है आपका स्लोप एम, स्लोप, यानी ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस से कितना एंगल इंक्लाइन कर रहा है, कितने एंगल पर झुका हुआ है, वो है एम। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं टेन थीटा स्टूडेंट्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए स्लोप यहां पर m है और ये m किसके इक्वल है, प्लैंक कांस्टेंट, तो यहां पर होगा h, ये है प्लैंक कांस्टेंट। और आपको मालूम है कि प्लैंक कांस्टेंट का मान तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अगर यहां प्लस होता, ये प्लस होता, जबकि नहीं है, नेगेटिव है, अगर प्लस होता तो ये जो लाइन है यहां से कहीं जाता तो इसको पॉजिटिव एक्सिस से कट करता है, के एक्सिस को, लेकिन यहां पर फाई नॉट जो वर्क फंक्शन नेगेटिव है, यानी इंटरसेप्ट को बता रहा, तो नेगेटिव एक्सिस यानी के एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये एनर्जी वाला जो होगा, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कुछ नहीं हो रहा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, यानी न्यू नॉट से थोड़ा भी ज़्यादा कर दोगे, यहाँ पर जो भी न्यू इज ग्रेटर देन द न्यू नॉट, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन increases linearly with increase in frequency। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया ये, अब कुछ नहीं है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये एम एक्स प्लस सी होता है, इससे कंपेयर कर दिया, यहाँ पर y की जगह k रिप्लेस कर दिया, ये y की जगह k, और यहाँ पर न्यू की जगह x की जगह न्यू रिप्लेस कर दिया ये, और ये h, ये जो स्लोप है वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेटल का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, किसी भी मेटल का, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो उसका स्लोप हमेशा इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी व फ्रीक्वेंसी करेंगे, डिफरेंट टाइप के मेटल्स के बारे में बात करें, ए बी और सी, सबका स्लोप सेम होगा, एच, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। तो इससे एक मैसेज हमको ये मिल रहा है कि जो स्लोप होगा सभी मेटल के लिए सेम होगा। वाई? बिकॉज द एच इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब डिफरेंट टाइप के मेटल्स को लो, ए बी एंड सी, ठीक है, सभी फ्रीक्वेंसी एक्सिस से जो उनका एंगल होगा, वो स्लोप होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस टाइप का ऐसा कभी भी देगा, इस टाइप का ग्राफ देगा, एक का ऐसा देगा ए, दूसरे का देगा बी, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका स्लोप कुछ है, इसका कुछ कम है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इससे हमको ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि कितने भी मेटल को आप ले लीजिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करोगे, द स्लोप रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, एंड प्लैंक कांस्टेंट द यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो स्लोप सभी का इक्वल आएगा, चाहे कितना भी खींच लो, स्लोप बदलने वाला नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन ये होगा, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन ये होगा, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, इसके लिए न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, न्यू नॉट 3, फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट बट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, slope is always remains constant. Why? Because the slope of the straight line, in the case of the, if we graph plot between the kinetic energy versus frequency, the slope is always Planck constant. तो that means इसका मतलब है कि कितने भी मेटल के साथ अगर आप काम करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, दिस कॉमन पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द ईच स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। तो ग्राफ रिलेटेड टू द फोटोइलेक्ट्रिक फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे वेरी करता है
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली स्ट्रेट वन डायमेंशनली जाता है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है विथ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे यानी इस रेंज के अंदर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस रेंज का मतलब न्यू इज लेस देन टू न्यू। इस रेंज में क्या है, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। इस रेंज में क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन टू न्यू नॉट। यानी इस रेंज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस रेंज में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इक्वल ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो यहां तक तो टोटल एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गया। यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां होगा, इस रीजन में, ए के बाहर, यानी पॉइंट ए के आउटसाइड। यानी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां तो इस रीजन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इस रीजन में होगा। ये जो इस रीजन के अंदर को बोलते हैं न्यू इज लेस देन टू न्यू नॉट। पॉइंट ए के रीजन को बोलेंगे, पॉइंट ए को बोलेंगे न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। और ए के बाहर के पॉइंट यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और वो दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और ये जो रेंज होता है काइनेटिक, द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये 0 एंड बिटवीन 0 टू द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लाइज बिटवीन द 0 एंड k मैक्स, मैक्सिमम इन्हीं के बीच होता है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगा। क्लियर? तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। एक और ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, वो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये भी बहुत आसान है। देखिए, इसको मिटा के यहीं बता देते हैं। फिर हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करेंगे। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द सम ऑफ द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। बस ये है बेसिक इक्वेशन, यही, इसी को यूज करना है। वेर फाई नॉट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एच न्यू नॉट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी द एच न्यू नॉट। लेकिन मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है किसी भी मेटलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो उनके पास अपनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से रोकने के लिए या जीरो करने के लिए आपको उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सिस्टम है उसमें जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट ए को पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन प्लेट ए को नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के बाद रेपल होंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट at which the photoelectric emission, the photoelectric current becomes zero। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्लेट है जिसको मैं पॉजिटिव किया था उसको मैं नेगेटिव कर रहा हूं, और मिनिमम कितनी नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं कि उस नेगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन जो प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे वो रेपल हो जाए और उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से जीरो करने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरह खत्म करने के लिए आप उस प्लेट ए को, या उस जिसका नाम हमने कुछ भी दे दिया ए, उस प्लेट को कितना मिनिमम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल दोगे। दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, या इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², v मैक्स स्क्वायर। अगर ये मैक्स हो तो ये वेलोसिटी भी मैक्स होगा, और ये रिलेटेड है ई वी नॉट। हियर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये चीज है स्टूडेंट। तो अब देखिए के की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं द काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो K की जगह मैं रिप्लेस करूंगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड H न्यू माइनस फाई नॉट। आपको मालूम फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर। अब मैं V नॉट लिखना चाहूंगा, V नॉट लिखूंगा तो क्या होगा, ये E को नीचे ले जाऊंगा तो H अपॉन E एंड न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन E। तो देन वी कैन राइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल in terms of the frequency. The stopping potential V naught equals to H upon E into nu minus phi naught upon E. अब इसको मैं y equals to mx plus c से कंपेयर करूंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको दिखेगा कैसा ग्राफ आएगा। देखिए कैसा ग्राफ आएगा। अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मैं पहले लिखता हूं इसको, तो V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी H अपॉन E। आपको क्लियर हो रहा है? H एंड E। H इज द प्लैंक कांस्टेंट, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, H अपॉन E, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस फाई नॉट अपॉन E। ये इक्वेशन हुआ स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को लिख रहा हूं इसके नीचे y, ब्लैक पेन से लिखता हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये लिखता हूं y वर्सेस x। यहां y की जगह क्या लिखूं स्टूडेंट, देखिए न्यू नॉट, तो y को यहां मिटा के मैं लिखता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर x की जगह न्यू लिखा हुआ है, तो x की जगह न्यू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब हम लोग को इस बात का स्टडी करना है, इस बात को जानना है, द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते चले जाएं, किसी भी मैट्रिक सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएं, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उस मैट्रिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो और ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्लियर हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो अगर मैं किसी भी मेटल के ऊपर जो लाइट गिरा रहा हूं, इंसिडेंट करा रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाऊं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइनली जीरो करने के लिए मुझे उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए यहां पर यहां से प्लेट है, ये पैसा निकल रहा है, K मैक्स है, ये है C, ये एनोड। इसको पॉजिटिव चार्ज ना देकर नेगेटिव चार्ज दूंगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रेपल होगा, ये भागेगा यहां से। तो मिनिमम कितना पोटेंशियल इसको दूं कि उस पोटेंशियल पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, एंड दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू द प्लेट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसके करस्पॉन्डिंग हमको नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल तो इसी बात को स्टडी कर रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये अब इसको कंपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, V नॉट किसके इक्वल है, y, तो y की जगह मैंने न्यू नॉट लिख दिया। V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ये y के इक्वल है, तो y को मिटा के न्यू लिख दिया। अब यहां पर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये किसके इक्वल है, x के, तो x की जगह पर ये, तो x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी आएगा, y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ उसी टाइप का बनेगा जैसे मैंने इसके पहले बताया था। और ये जो स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और यहां पर नेगेटिव है, मतलब ये जो भी लाइन यहां से निकलेगी, जिसका नाम ए भी दे दूं, कुछ भी दे दूं नाम, स्ट्रेट लाइन होगी, टेढ़ा नहीं होगा, ये आपका ऐसा बनेगा, ए बी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओगे तो ये इस एक्सिस को, नेगेटिव एक्सिस को
स्टॉपिंग पोटेंशियल के नेगेटिव एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पोर्शन होगा ये आपका होगा इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये होगा फाई नॉट अपॉन ई। और यहां पर जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अब यहां पर स्लोप किसके इक्वल है, एच अपॉन ई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो जो इंटरसेप्ट आता है वो आता है वर्क फंक्शन के इक्वल, और उसका जो स्लोप होता है द स्लोप विल बी इक्वल ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। लेकिन अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इसका इंटरसेप्ट होता है वो होता है फाई नॉट अपॉन ई। फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस टर्म ये इंटरसेप्ट को बताता है स्ट्रेट, और नेगेटिव एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी, ये स्लोप होगा एच अपॉन ई। तो आपको क्लियर हो गया कि एच अपॉन ई ये तो सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, द कांस्टेंट फॉर द ऑल मेटेलिक सरफेस। तो इससे दो बातें समझ में आ गई कि हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, देखिए ये दो बातें हमको क्लियर हो गई। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस टाइप आएगा। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो और मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा। तो ये जो रीजन है न्यू इज लेस देन टू न्यू नॉट, और ये जो रीजन है न्यू इज ग्रेटर देन, तो इस रीजन के बाहर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, यहां इसके अंदर नहीं होगा। और ये जो पोर्शन है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज द कट, ये स्ट्रेट लाइन इस के एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस पर कट कर रहा है, तो ये होगा फाई नॉट, वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। और इसका जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन द प्लैंक कांस्टेंट। सेम वही चीज है कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी करें तो सेम वही आएगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जो है इसका इंटरसेप्ट जो होगा फाई नॉट अपॉन ई हो जाएगा, इसका स्लोप होगा m इक्वल्स टू एच अपॉन ई, और ये आपका हो गया स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको देगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और इस टाइप के ग्राफ दे देगा ऐसा ABC, तो एक खास बात ये है स्टूडेंट, ये तो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 3 है। लेकिन एक खास बात यह है कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वो तो दिख भी रहा है, लेकिन सबका स्लोप सेम होगा, एंड दिस विल बी एच अपॉन ई। तो इससे क्या, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मॉडर्न फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ के बेसिस पे आप प्लैंक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में होती है, कितना 6.6 इंटू 10⁻34, उसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्लैंक कांस्टेंट को भी निकाला जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले केस में जो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो दैट मीन द स्लोप इज द एच अपॉन ई। तो किसी भी मेटल के साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा एच अपॉन ई। एच अपॉन ई किसके केस में होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। केवल एच किस केस में होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब दो छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 4 वीडियो मैंने आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझाया। अब दो छोटी छोटी बातें बताते हैं, थ्योरेटिकल बातें। जो हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक बात और थी कि जैसी लाइट इंसिडेंट होता है मेटलिक सरफेस पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन।
यानी एक्सपेरिमेंट करने से जो लाइट जैसी पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी के बेसिस पे करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम क्या है? टाइम का प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम। हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी ये बोलता है कि जब हम लाइट को सरफेस में डालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे सरफेस में। उस सरफेस के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। हो सकता है 1 मिनट भी हो, 1 सेकेंड भी हो। लेकिन ये देखा गया है कि लाइट का मेटल के साथ जो इंट्रैक्शन होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड के दरमियान होता है, इतना कम होता है। दैट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत होने वाला प्रोसेस है। इस चीज को केवल हम आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही हम समझ सकते हैं, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते। तो टाइम डिले प्रॉब्लम जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे सामने अराइज हुआ था उसको क्लियरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे। इंटेंसिटी प्रॉब्लम ये भी क्लियर हुआ। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट मैंने 4 वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बनाया है। पहले उसका कॉन्सेप्ट बताया, फिर बहुत सारी चीज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आइंस्टीन ने किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, फोटोन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताया। तो अगर आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयारी करना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होते हैं। तो अभी मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो फ्यूचर में नीट और आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर। तो उनका फाउंडेशन कोर्स के बेसिस पे मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मेथड को सीधा अप्लाई नहीं करना अपन को, वो तरीका लंबे समय तक कारगर भी नहीं होता है। मैं आपको फाउंडेशन कोर्स बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, फोटोन के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर 1, 2 में मैंने इन चीज़ को बताया, इन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर 3 में मैंने आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया विथ क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस से डिफरेंट होकर। और आज हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़े, ग्राफ रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ थी सब मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। इन सभी ग्राफों को ध्यान में देखिए, y = mx + c से कंपेयर कर दीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इसको नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेप्ट हुआ, ये इंटरसेप्ट हुआ, इतना काटेगा, इसकी लेंथ इतनी होगी, इसका लेंथ कितना होगा, इतना होगा वर्क फंक्शन, इसका होगा φ0/। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है, इसको जरूर स्टडी करना चाहिए। ये ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ एनसीईआरटी के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्पल के भी हैं और एक्सरसाइज प्रॉब्लम वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी डिटेल से मैंने बताया। अगले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ ये हमारी बात यहीं ख़त्म होती है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।